एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों की आवाज और इनकी नाराजगी ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को तजावुजात के खिलाफ मुहिम रोकने पर मजबूर किया है। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अगर लोग आवाज न उठाते तो वो घरों पर बुलडोजर चला देते। जब इनसे पूछा गया कि फौज को अंदरूनी इलाकों से वापस बुलाया जाएगा तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसका फैसला भारत की हुकूमत को करना है। देखिए, ये लोगों के जोर से हुआ। अगर लोगों ने शोर नहीं किया होता तो ये वो लोग और तोड़ते जाते हैं। यह है लोगों की आवाज़। लोगों को याद रखना चाहिए कि उनकी आवाज़ अब इकट्ठे उठेगी तो हिला देगी हुकूमत। कम होंगे, यानी कि जो उनका नंबर है तादाद वो कम किया जाएगा, वो एलओसी की तरफ लिया जाएगा। वो तो देखिए, वो सरकार का मामला है। वो कितना लाते हैं, कितना कम, वो उन तक है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के सरहदी पट्टी से फौज को नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से फौज के इनखला में कोई हर्ज नहीं है। रैना मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब दे रहे थे जिनसे पता चलता है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर से मरहलावार तरीके से फौज को हटाने और इसकी जगह सीआरपीएफ तैनात करने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती के इन रिमार्क्स पर भी तनकीद की कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों पर जबरदस्ती अपनी मर्जी मसलत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इज़्दात तजावुजात मुहिम रोकने के हुकूमती फैसले को भी सराहा और इस पर पॉलिसी बनाने पर जोर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से आर्मी को हटा के सीआरपीएफ को डिप्लॉय करने वाली है। ये क्या इंडिकेट करता है? इस पर बात करने के लिए बीजेपी के लीडर हैं, प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूनिट के रविंदर रैना। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बहुत जल्द फेज्ड मैनर में ये होगा, आर्मी विड्रॉल होगा, सीआरपीएफ। आपको लगता है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज़ सुधर रही है? जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है। यहाँ एक तरफ कठुआ से लेके सांबा और जम्मू तक इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहीं अखनूर से लेके नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कपवाड़ा, टंगढार और गुरेज, ये तमाम एलओसी का एरिया है। यहाँ से आर्मी नहीं हटाई जा सकती। हाँ, जो हिंटरलैंड है, जो इंटीरियर्स के एरिया हैं, शहर हैं या यहाँ आम सिविलियन पॉपुलेशन रहती है, आम लोग रहते हैं, वहाँ सीआरपीएफ या एसएसबी को डिप्लॉयड किया जा सकता है। परंतु बॉर्डर स्टेट होने के नाते से आर्मी का रहना बेहद ज़रूरी है और आर्मी रहेगी। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो था वो बंद हो गया। आपको क्या लगता है कि क्या ये विक्ट्री है गरीबों की? क्योंकि आप लोगों ने भी उसमें पहल की थी। देखिए, हम चाहते हैं कि गरीबों का भला हो, हम चाहते हैं कि हर शख्स का भला हो। हम चाहते हैं गरीब हो, मजदूर हो, किसान है, हिंदू है, मुसलमान है, कश्मीरी है, डोगरा है, सब मिलजुल के प्यार से, शांति से रहें। ये अफरा तफरी, ये केओस, ये ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं सबका भला हो, सबका। ये एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव था, आपको लगता है कि हेस्ट हुआ था, जल्दबाजी में हुआ था? होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने रोक दिया। नहीं, आपको लगता है कि अब ये नहीं होना चाहिए, पहले पड़ताल होनी चाहिए पूरी, तब पहले पॉलिसी बननी चाहिए, इसीलिए रोक दिया है। अमित शाह साहब ने कहा नहीं होगा। हमने बात की है, मैंने होम मिनिस्टर जनाब मोहतरम अमित शाह साहब से बात की और उसके बाद ये रोक दी गई है। ठीक है। तो रविंदर रैना बीजेपी के लीडर, प्रेसिडेंट है, साफ कह रहे हैं कि जो आर्मी की जो विड्रॉल है वो नहीं होनी चाहिए हिंटरलैंड से, बॉर्डर एरिया से। अगर हिंटरलैंड से वो उनको विड्रॉ किया जाता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरामैन सुमीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी होने के बावजूद उन्होंने दफा 370 और 35A की बहाली के लिए पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद वाहिद लीडर थे जिन्होंने सारी बातें वहां खुलकर की। अमीन भट्ट ने पीडीपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया। अमीन भट्ट ने खान साहब बडगाम के लोनूरा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब के दौरान ये बातें कही। पार्टी कन्वेंशन में पार्टी के कई लीडरान और पार्टी वर्कर्स मौजूद रहे।
है, मगरिब को मशरिक के साथ, मशरिक को मगरिब के साथ मिला है। हम इसकी मजम्मत उस वक्त भी किया, आज भी कर साहब के 2.5 साल देखे, कम से कम 50,000 लोग उसने 2.5 साल में लगाया है। ब्लॉक बोर्ड्स बनाए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाए। सबसे पहले हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे और यहाँ की जमीन को तोहफुज देंगे, यहाँ की नौकरीज को तोहफुज देंगे, क्योंकि बाहर का यहाँ नौकरी नहीं कर सकता है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता हफ्ते दूध गंगा नाले से तजावुजात हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब इस पर चुप्पी साध ली है। नोटिस होने के बाद खुद कॉरपोरेशन से ही इस मामले पर सियासत शुरू हुई और मामला खटाई में पड़ गया। कमिश्नर से लेकर इन्फोर्समेंट ऑफिसर तक कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। दरअसल एसएमसी के नोटिस जारी होने से पहले मेयर और डिप्टी मेयर ने ही इस दाते तजावुजात मुहिम के खिलाफ बयानात दे डाले। वाज़ेह है कि दूध गंगा नाला एक जमाने में शफाफ पानी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसकी हालत एक गंदे नाले जैसी है। इस पर सरकारी दफातर भी हैं। एक जमाने में पानी का रुख मोड़ने के लिए फ्लड चैनल बिछाया गया था, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार पर जुर्माना आयद कर दिया था। माहौली कारकुन का कहना है कि कश्मीर के आबी वसाइल को हमेशा ऐसी ही तरह सियासत की जाती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, बाय वर्चू ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 ये गलत है कि जो पब्लिक नोटिस कमिश्नर साहब ने निकाली है, ये गलत है। तो चाहिए था अगर कोई ऐसा प्लान होता स्मार्ट सिटी में या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास या कमिश्नर कोई ऐसा कोई आइडिया आता, इसकी शान रफ्ता बहाल करनी है, इसको बाज़ाब्ता इसका जो प्लान है ये यहाँ की काउंसिल को डिस्कस करना है और मैंडेट भी दिया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में, ये यहाँ की स्टैंडिंग कमेटी को। कॉम्प्लेक्स यहाँ की गवर्नमेंट इदारों ने बनाए हैं, एसडीए बनाए हैं। मास्टर प्लान तो वही प्रिपेयर करते हैं, मास्टर प्लान तो उनका है। अगर मास्टर प्लान उनका है, उन्होंने ही दूध गंगा नाला बंद किया है, उन्होंने कैसे एनओसी दे दी, उन्होंने कैसे अपने डिपार्टमेंट्स के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट उस पर तामीर किए। आपने कई डिपार्टमेंट्स को जमीनें दी है, आपने कैसे दी है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दी है। जेकेपीसीसी का ऑफिस है, वो हमने थोड़ी उनको अलॉट किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस है, हमने थोड़ी अलॉट किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इस चीज़ से कोई वाबस्तगी नहीं है। अगर रेवेन्यू मैटर्स है, ये यहाँ के जो रेवेन्यू अथॉरिटी है वो देखेंगे। इस पर सियासत हो रही है और सियासत के नाम पर जो एक खास चैनल हमारी गंगा की है, जो महाराजा के वक्त से हुआ करती थी, उस पर वाकई एक सियासत हुई है। उसको नाकाम करने के लिए ऐसे इक़दाम उठाए जाएंगे। माम बसान कर स्नान क्या यप पकान ईस लगभग 30 फुट 20 फुट और योर कल तथ मज स्नान कर क्या पता अन लूट आसा बे क्या गो अन लूट पत अचन बोट बोट गो ये मतलब सोरे मान अचन तो क्या कदल के टाटा गाड़ी खड़ा कदल बाकी यल सोर। जब भी कभी इंक्रोचमेंट यानी तजावुजात की बात होती है तो लोग अक्सर अशखास इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। कश्मीर में आबी वसाइल के बारे में सबसे ज़्यादा तबाही सरकारों की वजह से हुई है या सियासत की वजह से हुई है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल दूध गंगा नाला है। इस नाले पे माजी में भी सरकारी इमारत तामीर की गई और ये सिलसिला अभी भी कहीं कहीं जारी है। जिन अशखास ने इस पे अपनी निजी तामीरात कायम की हैं, उन्हें भी किसी न किसी मौके पे सरकारों की या सियासतदानों की ईमा या मदद हासिल रही। ये सिर्फ अकेले दूध गंगा की कहानी नहीं है। में झील, झरनों और कई दीगर आबी वसीलों पर भी इसी तरह का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन सरकार अभी तक उन्हें हटाने में कामयाब नहीं रही है। कैमरा पर्सन आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। खबर तराल से है, जहां के सतवारा और शेराबाद गांव में एसआईयू की जानिब से 2 अशखास के घरों पर छापेमार कार्रवाई की गई। एसआईयू की टीम ने आज सुबह ये कार्रवाई की। मज़कूरा अफराद के घरों की तलाशी ली गई और कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि मज़कूरा अफराद मुल्क मुखालिफ तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस हैं। छापे के दौरान एसआईयू की टीम ने मकानों की भी तलाशी। टीम के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का अमला भी मौजूद रहा।
एलजी मनोज सिन्हा ने आज कटरा में यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि इन्हें इस फेस्टिवल का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है, जिसमें संस्कृत के 10 इदारों के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर दुनिया के वाहिद शारदा पीठ है और ये ऋषियों का सबसे पसंदीदा मकाम रहा है। आज के दिन स्वर्गीय जगमोहन जी को मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक इतिहास जम्मू कश्मीर में किया और आज वो वटवृक्ष का रूप लेता जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में अनेक नए संसाधनों को विकसित करने का प्रयत्न हुआ है। दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से तथा बाहर से भी आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा कैसे सुखद हो, सुगम हो और आनंददायक हो, इसकी कोशिश की जा रही है। बोर्ड के हम सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। स्वामी जी के प्रति विशेष रूप से जब भी हमें आवश्यकता होती है, स्वामी जी पहले आते हैं। डॉक्टर भान साहब लंबे समय से, इस उम्र में भी मैं समझता हूं किसी नौजवान से ज्यादा वैष्णो देवी के भक्तों को सुविधा मिले इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आहूजा जी, शर्मा जी, प्रोफेसर साहिबा, रघु मेहता जी, सभी सदस्य पूरे निष्ठा से इस काम में जुटे हैं। हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंशुल गर्ग ने विस्तार से बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं चाहता हूं। एक बात केवल आपके बीच, चूंकि कटरा के निवासी हैं, ये कहना चाहता हूं कि जो शंकराचार्य जी का स्थान है उसे विकसित करने का फैसला श्राइन बोर्ड ने किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने स्कॉलर्स पर जोर दिया कि वो ऐसे इकदाम करें जो संस्कृत को आम लोगों तक ले जा सकें। आज कटरा में एक तकरीब के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए एलजी ने इन ख्यालात का इजहार किया। देखिए, ये काम सरकार की बजाय संस्कृत के विद्वान करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने बहुत विस्तार से वो बात कही, आपको समझ में मुझे लगता है जरूर आई होगी। संस्कृत के विद्वानों से ही मेरा आग्रह है कि ये जन भाषा बने, ये बड़ा आवश्यक है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूटी के तमाम स्कूलों में 1ली से 10वीं जमात तक की तमाम क्लासेस के लिए हिंदी मजमून को लाजमी करने जा रही है। मज़कूरा तजवीज़ ने बड़े पैमाने पर सियासी तूफान बर्पा कर दिया है और अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के इस इक़दाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। जम्मू कश्मीर पीडीपी के तर्जुमान रविंदर सिंह सोनू ने कहा कि जबानों को नाफिज करने पर मजबूर करने की कोई मंतिक नहीं है। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बहुत जल्द एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहा है जिसके तहत जो 1st से लेकर 10th तक के जो क्लासेस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं 1st से 10th के क्लासेस तक जो है, उनके लिए हिंदी पढ़ना कंपलसरी हो जाएगा और उसके लिए प्रिपरेशन भी जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शुरू कर दी है। इस पर बहुत ज़्यादा सियासत भी हो रही है, खासकर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिसमें खासकर पीडीपी है। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये गलत बात है, किसी को थोपना नहीं चाहिए किसी पर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि एक षड्यंत्र इसके पीछे है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पीडीपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन सोनू साहब, नटशल में पूछना चाहूँगा, आपकी पार्टी क्यों इसको अपोज कर रही है? अगर हिंदी जो है मातृभाषा है या एक उसका अपना एक वर्चस्व है, क्यों कर रही है? देखिए, हर एक भाषा का अपना अपना वर्चस्व है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़े। हमने पहले भी कहा, हम आज भी कह रहे हैं कि किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा कोई बड़ा इशू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लेडेड गवर्नमेंट इसको इस तरीके से इसका एडवर्टाइज कर रही है। क्या देश के मसले और सारे हल हो गए? बेरोजगारी हल हो गई है, महंगाई के ऊपर काबू पाया जा चुका है, जो जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं उनके ऊपर बातचीत हो चुकी है, दिल्ली वेजर पक्के हो गए हैं, लाइब्रेरी खेल पक्के, मतलब मुझे उनके ऊपर बात करें ना। ये कहना क्या चाहते हैं हमें तो समझ ही नहीं लगती। ये इस चीज़ के ऊपर एडवर्टाइज करना चाहते हैं, फिर उसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बनाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक भाषा का अपना अपना वर्चस्व है। जैसे आपने पहले कहा, वो पढ़ना चाहता है पढ़े, किसी पे कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। अब मैं एक तो ये बात पूछना चाहता हूँ, मेरी अपनी सोच ये काम करती है कि आज जम्मू कश्मीर के नौजवान के मुद्दे हैं।
आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 200 रुपए किलो खाने वाला तेल है, सिलेंडर 1200 रुपए का हो चुका है। उस पर तो ये सरकार बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के भी मैंने सुना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हालातों पर बात करने देते नहीं सुना। लेकिन ये कोई ना कोई नया शगुफा रोज लेके आ जाते हैं। आप ये पढ़ लो, आप वो पढ़ लो। भाई जिसने जो पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या पॉलिसी है? कभी सुना आपको? कभी बुला के उन्होंने मीडिया से कहा हो भी इनके लिए हम कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं? न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब कह रहे हैं कि थोपना नहीं चाहिए, और इनका ये भी कहना है कि ऐसे इश्यूज़ को उठा के जो बीजेपी है खासकर और जो गवर्नमेंट है खासकर, वो सच्चाइयों से, दूसरी चीज़ों, दूसरे इश्यूज से, बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार, बाकी चीज़ों से अपने आप को पीछा छुड़ा रही है। तो उनका कहना है कि सरकार को जो सच्चाई है, जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बात करनी चाहिए और उनको उठा के उनका समाधान करना चाहिए। ब्रेक खबर रामबन से है, जहां सब डिवीजन गूल के इलाके दिलवा संगदलान में जमीन खिसकने से गूल रामबन सड़क रास्ते को नुकसान पहुंचा है। 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वहां जमीन खिसकने का वाकया पेश आया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमीडिएटली जो है एक्टिव हो गई एंड स्पॉट विजिट्स किए हमने। इनिशियली इसमें पहले 4 फैमिलीज इम्पैक्ट हुई थी और उन्हें हमने सेफर जोन्स में रिलोकेट किया था। येस्टरडे फर्दर सिंकिंग वाज नोटिस्ड और उसके बाद जो बाकी भी फैमिलीज थी, कोई 9 फैमिलीज, वो हमने शिफ्ट कर दी। आज मैं स्पॉट पे खुद आया हूँ और आई हैव बीन अपडेटेड कि 2 मोर फैमिलीज जो हैं वो इसमें इम्पैक्ट हुई हैं। अभी हमारे पास 15 फैमिलीज जो हैं वो हमने रिलोकेट की हुई हैं। अंडर दी रेड क्रॉस फंड हमने जो है टेंट्स, यूटेंसिल्स, ब्लैंकेट्स, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, वो इनको प्रोवाइड करके सेफर जोन्स में लिया है। सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इज लेड बाय आवर एसडीएम तनवीर साहब। उसके अलावा इनके जो रिलीफ केसेस हैं उसके लिए मैंने डायरेक्शंस दिए हैं कि आप इमीडिएटली जो है वो रिलीफ केसेस जो है वो प्रोसेस करें ताकि इट गोज टू दी एसडीआरएफ हेडेड कमेटी बाय ईडीडीसी, ताकि हम इन केसेस को भी बेस्ड ऑन नॉर्म्स क्लियर करें। उसके अलावा मैंने एसडीएम साहब से और अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जो खुद यहाँ पर फर्स्ट हैंड अप्रेजल के लिए आए हैं, उन्हें डायरेक्शन दी है कि वो एटलीस्ट 1 रूम बेस्ड जो प्री फैब स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएं ताकि हम इन्हें टेंट से में शिफ्ट करें टिल परमानेंट रिहैबिलिटेशन का जो हम वो करेंगे। What about the restoration of the link road with President? I have in fact only yesterday at around 11 o'clock मैंने फैक्स मैसेज भी की है 52 RCC ग्रिफ को। ये BRO रोड है और उनकी टीम यहाँ पर है। खुद उनके जो ऑफिसर कमांडिंग है गौतम जी, वो भी थोड़ी देर में पहुँच के असेसमेंट करेंगे। जहाँ तक रेस्टोरेशन का ताल्लुक है वो तभी होगी जब जियोलॉजिकल स्टडी होगी देखने के लिए कि ये सिंकिंग एक्टिविटी कंक्लूड हुई है नहीं हुई है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अभी भी जब मैं यहाँ से आ रहा था तो आई कुड सी कि थोड़ा थोड़ा जो है वो स्टोन मूवमेंट है, विच मीन्स दैट इट इज स्टिल स्लाइटली एक्टिव। सो वंस द सिंकिंग जोन जो है वो सबसाइड हो जाएगा ऑन वॉर फुटिंग बेसिस हम इस रोड को जो है, ये ग्रिफ का डिफेंस का रोड है और मैं श्योर करता हूँ कि इसको जल्दी हम रिस्टोर करेंगे। टिल दैट टाइम हम एक ऑल्टरनेट हमारा धाड़म सलबला रोड है जो गुल के साथ कनेक्ट होता है, वहां से हमारी गाड़ियां जा रही हैं। कितनी रोड लेंथ की जो है, कितनी रोड लेंथ है? अराउंड 500 मीटर्स हैज बीन इम्पैक्टेड। तो अंडरलाइन रीजन पता चला कि क्या टेंटेटिवली? उस रीजन को एसरटेन करने के लिए आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड द डिविजनल कमिश्नर सर। दे हैव प्रॉमिस कि आज या कल अर्ली मॉर्निंग में हमारी जो है जियोलॉजिकल जो टीम है ईदर फ्रॉम IIT और फ्रॉम जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट आएगी। इन द मीन टाइम मैंने रेलवेज वालों को भी लिखा है बिकॉज दे हैव ऑल्सो द रिक्विजिट एक्सपर्टाइज, वो आके देखेंगे की एक्टिविटी क्या। बट इट लुक्स टू बी जियोलॉजिकल इवेंट्स होते रहते हैं। तो उधर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों ने आज ठाठरी की नई बस्ती का दौरा किया। एक्सपर्ट्स की ये टीम डिस्ट्रिक्ट डोडा के दौरे पर है। NDMA के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश की अगुवाई में CBRI के साइंटिस्ट डॉक्टर R शिवा और NDMI के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अली खान यहाँ हालात लेने पहुंचे। उन्होंने यहां से कुछ सैंपल इकट्ठा किए और मकामी लोगों से बात की। ठाठरी के इस एरिया में लैंडस्लाइडिंग से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। इन माहिरीन का कहना था कि हतमी रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह मसला काफी नाजुक नौयत का है। यहां आपको फिर एक बार बता दें कि जमीन खिसकती रहने से 30 घरों को नुकसान पहुंचा है और कई घर रहने के काबिल नहीं रहे।
इस पूरी बस्ती को गैर महफूज करार दिया गया है। पहाड़ अपना जो एक बेस था वो छोड़ गया, तो जिसकी वजह से पहले मकान में क्रैक गए, उसके बाद 3-4 मकान कोलैप्स भी हो गए। तो सरकार की तरफ से डिफरेंट टीम्स, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, जिसके हेड थे प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश। उन्होंने भी अपनी असेसमेंट की, तो अपना जो पूरा सर्वे करके वो लेके गए हैं। जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके लिए जो एक फर्स्ट हैंड रिहेबिलिटेशन का प्लान था वो बनाया था कि यहाँ हाई स्कूल में इनके लिए हमने स्पेस बनाई है रहने के लिए, लंगर वगैरह भी लगवाया है। बहुत सी एनजीओज और सोशल ग्रुप्स जो हैं वो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की। सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट्स वगैरह जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबमिट करनी थी हर अथॉरिटीज को, वो सबमिट की हुई है। आगे जो डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंगली हम एक्शन करेंगे। जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है वो एरिया या उसके सराउंडिंग के थोड़ा और एरिया भी नहीं लगते फिट रहने वाले, तो उसके मुताबिक जो रिपोर्ट इनकी आ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली आगे डिसाइड करेंगे। जिला गांधरबल के गगनगीर के रेजान इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड के जद में आने के बाद निस्फ दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकान और दुकानों के अलावा चंद गाय के शेडों को भी नुकसान पहुंचा है। कल शाम श्रीनगर लेह हाईवे के साथ वाक़े इलाके में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई, जिससे वहां रहने वाले लोगों में खौफ फैल गया। ताहम इस वाक़े में इलाके से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। लैंडस्लाइड की इत्तला मिलते ही सिविल इंतजामिया, पुलिस और फौज के हमरा जाए वक़ू पर पहुंच गई और रात भर इमदादी कार्रवाइयां की। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लैंडस्लाइड ने श्रीनगर सोनमर्ग रोड पर ट्रैफिक के नकलो हरकत में खलल डाला, जिसे बीकन हुकाम साफ कर रहे हैं। दरिस्ना मुतासरा खानदानों ने इल्ज़ाम लगाया कि जेड मोड़ टनल पर अजेकेट पर काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी लैंडस्लाइड की बुनियादी वजह है। इनका कहना था कि चट्टानों के ब्लास्टिंग और टनल की तामीर दीगर भारी मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से पहाड़ी नाजुक हो गई है। ताहम एसडीएम गगन ने मुतासरा खानदानों की बाज़ाबातकारी और मुआवजे की यकीन दहानी कराई। जैसे ये पहाड़ गिर रहा था थोड़ा थोड़ा, तो बाकी घर वाले तो सब अंदर थे। मैं रोड पे देख रहा था उस वक्त, लगा हमें उस वक्त थोड़ा उतरेगा, लेकिन जैसे ही कुछ 5 मिनट हो गए तो 5 मिनट में पूरा ये नीचे उतर गया। लेकिन तब तक तो हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो हमसाए सब थे वो आ गए, तो हमारी फैमिली को रेस्क्यू किया। ये सबसे बड़ा कारण है इस लैंडस्लाइड का। ये पीछे मेगा की कंपनी का काम चल रहा है एप्को का, तो उसे हमने 100 बार बोला कि पे ब्लास्टिंग मत कीजिए, जिसकी वजह से हम लोगों को खतरा है। वो लोग हमें रोज ये कहते हैं कि नहीं आप कोई खतरा नहीं, हमने बाहर से टीमें लाई है, उन्होंने जांच कर ली है, कोई भी कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने यहाँ पे एक खड्डे में 1200 बैग सीमेंट के भर के हम लोगों को दिलासा दे दिया कि भाई अब ये नहीं खिसकने वाले। लेकिन इस टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे 6 से 7 मकान इस स्लाइड के नीचे दबे हुए हैं, लोगों का कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये अपील है, ये पीछे कंपनी एप्को जो काम कर रही है इसको यहाँ पे रोक दिया जाए, या तो ये जमीनें हमारी खरीद ले, हमें यहाँ से निकाल दे, दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। अनफॉर्चुनेटली कल रात जो लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ एट द रेजन प्लेस, जिसमें अभी तक 10 मकान, 10 दुकानें और 4 कार से डैमेज हुए, पर शुक्र जो सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। जैसे इंसिडेंट हुआ उसी वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और एलओसी फिर से स्टार्ट किया गया, और जो अफेक्टेड फैमिलीज है उनको पूरी तरह असिस्ट किया जा रहा है और रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। ठाठरी के करीब गश्ती पंप पर भारी मिट्टी के तोदे गिरने से ठाठरी डोडा सड़क बंद हुई थी। बटूत किश्तवाड़ NH 224 पर दोनों तरफ की ट्रैफिक को एहतियात के तौर पर बंद किया गया था। इंतजामिया के मुताबिक सड़क राब्ते को बहाल गाड़ियों की नकलो हरकत के लिए बहाल कर दिया गया। लोगों और मशीनरी की मदद से राब्ता सड़क को बहाल किया गया। सड़क के खुलने से हजारों फंसे मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। SDM ठाठरी ने न्यूज़ 18 को इस हवाले से जानकारी दी। सियाती मकाम गुलमर्ग के कंगडोरी के बैक कंट्री रेड जोन एरिया में एक खातून सयाह स्केयर को बर्फ में गिरकर फंसने के फौरन बाद गुलमर्ग इसकी पेट्रोलिंग टीम ने रेस्क्यू कर लिया। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाली खातून सयाह स्केयर गुलमर्ग के इस रेड जोन में स्की कर रही थी। स्की करने के दौरान वो गिरकर बर्फ में फंस गई। इस दौरान उनके पैर में चोट भी आई थी। गुलमर्ग इसकी पेट्रोलिंग टीम को रेस्क्यू रेडियो के जरिए कॉल मौसूल हुई। टीम फौरी हरकत में आई और खातून को बचा लिया और इलाज के लिए खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खातून सयाह और उनके साथ गुलमर्ग पेट्रोलिंग टीम का शुक्रिया अदा किया।
श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके बनगीर के लोगों ने गुज़िश्ता 2 माह से बिजली के बिल की जायद वसूली के खिलाफ महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमसे बगैर किसी इत्तला के ओवरचार्ज किया गया। हम गरीब हैं और ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम से गुजारिश की है कि इस मामले पर तवज्जो दी जाए ताकि इस तकलीफ को खत्म किया जा सके। के चीफ इंजीनियर से अपील करते हैं वो जो सोचे कि वो किस हिसाब से हमें बिजली की बिल अदा करने पर मजबूर कर रहा है। चीफ इंजीनियर उसका ये हमें एक ही मोहल्ले में 2-2 बिल बेचता है। हम उसे अपील करते हैं कि आपने हमको 120 रुपये पिछली बार ही चढ़ाया, अभी हमने 2 ही महीने बिजली भर दी है, 2 बिजली बिल, और इसके बाद ये हमको 140% बढ़ाता है, जबकि गवर्नमेंट का उसूल है 10% बढ़ाए, 10% साल में बढ़ाए। ये 2 ही महीने में हमको इतना बढ़ा रहा है और बिजली पावर हमको अपना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सब डिवीजन उड़ी में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ पीडीडी पर मकामी लोग और ताजिरों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बिजली बिल 370 से बढ़ाकर 690 करने का इल्जाम लगाया। एहतजाजियों ने पीडीडी सब डिवीजन के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिजली फराहमी के बगैर बिलों में इजाफा किया गया है। JKNC के जिला सदर बारामूला डॉक्टर सज्जाद शफी ने कहा कि सब डिवीजन उड़ी के लोगों के लिए इजाफी बिजली बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने इजाफी बिलों को वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड को SDH उड़ी के तकरीबन 3 घंटे तक ब्लॉक रखा। सरकर्दा लोगों के वफ्द ने सब डिवीजन उड़ी के ओहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने वफ्द को यकीन दिलाया कि उनके हकीकी मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। पावर है सर, 2 घंटे 3 घंटे पूरा दिन में होता है। अब जो बंदा प्रोटेस्ट करने आता है रोड पे, हमारे AW साहब नए आए हैं, 300 से बिल चढ़ा के 1400, 3000, 4000 तक पहुंचा दी। इसलिए गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि मेहरबानी करके हमारे मसले पे नजरसानी की जाए ताकि हमें इस परेशानी से बचाया जाए। बार बार यहाँ पे उड़ी की मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि दिए तले अंधेरा। यहाँ पे 4 पावर प्रोजेक्ट्स हैं और उस 4 पावर प्रोजेक्ट्स के बावजूद यहाँ पे नहीं होती थी और पूरे समर्स में बिजली, विंटर्स में बिजली की कमी थी। उसके बावजूद यहाँ पे जो है एग्जॉर्बिटेंट रेट से जो है बिल्स आई हैं लोगों को। आप मुझे बताइए कि अगर आपने टाउन में कोई यहाँ पे मीटरिंग सिस्टम रखा हुआ है तो उस मीटरिंग सिस्टम के हिसाब से बिल क्यों नहीं आई, और क्या मीटर के हिसाब से लोगों को पावर मिला? विंटर पूरा लोग हाहाकार में मचाए रहे, जो बिलें थी वो बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद अब इन्होंने एक लमसम तरीके से BPL को भी, APL को भी और जनरल लाइन को भी एक ही बिल जी रही है, जो बेइंसाफी हमारे लोगों के साथ। ऑलरेडी लोग जो हैं वो सफ़र कर चुके हैं, ऑलरेडी लोग सफ़र कर रहे हैं। इंतजामिया बानिहाल ने 12 फरवरी को इमरजेंसी अस्पताल रोड बानिहाल पर कम से कम 45 दुकानों को सरबमोहर करके इन दुकानों और गोदामों को अपनी तहवील में लिया था। अस्पताल रोड बानिहाल की बेशतर मार्केट अद्वियात और लेबोरेटरीज पर मुश्तमिल है और इस मार्केट को सरबमोहर करने की वजह से 200 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए और पूरा मार्केट वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मेडिकल मार्केट को सरबमोहर करने की वजह से मरीजों को अद्वियात और दीगर अहम टेस्टों के हुसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा दुकानदारों ने जिला हुकाम रामबन से अपील की है कि इन दुकानों को जायज किराया मुकर्रर करके इन्हीं दुकानदारों को अलॉट किया जाए जो यहाँ 30 से 40 सालों से काम कर रहे थे। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि सरकारी आराजी पर तामीर की गई दुकानों में आबाद दुकानदारों के मामले पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा और वो इस सिलसिले में जल्द ही केमिस्ट एसोसिएशन बानिहाल के एक वफ्द से तबादला ख्याल करेंगे। देखिए सर, हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ फैसला लेना चाहे, तो हमारी दवाएं एक्सपायर हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे, नुकसान है, बच्चे हैं घरों में, तो इसलिए गवर्नमेंट जल्द से जल्द कुछ ना करना चाहे। यहाँ पे 20-25 दुकानें हटाए गए हैं, लैब, मेडिकल शॉप, लैब जो है और जो नीचे दुकान है मेडिकल शॉप, उनके पास ये जो डॉक्टर साहब लिखते हैं वो दवाइयाँ उनके पास नहीं होती है, क्योंकि वो अलग दवाइयाँ होते हैं वहाँ पे यहाँ का पेशेंट वहाँ नहीं पहुँचता है। तो ये जो ये हॉस्पिटल के साथ में दुकानें हैं, हम चाहते हैं कि ये इनको जल्द से जल्द
खोला जाए। कम से कम मेरे पास 50 से 60 लाख का माल इस टाइम पड़ा है, घर में छत में पड़ा है, तितर बितर है सामान। हम यही सरकार से मांग रहे हैं जल्द से हमारा कुछ मसला हल किया जाए और जिसकी दुकान है उसको वापस मिल, मेहरबानी यही होगी और कुछ नहीं। और कर्जा भी हमको बहुत बैंक का चढ़ा है, बैंक वाले तो छोड़ देंगे नहीं, हम किस्त तो वो काटते ही काटते हैं। हम इधर कपड़े का काम करते हैं और इतनी दूर से इधर काम करने के लिए आए। काफ़ी दिनों से हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं और कपड़ा हमने उठा के कमरों में रखे। उधर चूहे का भी हमारे को डर है और व्यापारी भी हमारे को फ़ोन से फ़ोन कर रहे, भी अभी पैसा क्यों डाले। इन दिनों में हमारा काम चल जाता है, बड़ी परेशान है। घर से भी फ़ोन से फ़ोन है, क्या मसला है, क्या बना है, खर्चे से बड़े परेशान है हमारे। क्या आपका रोजगार इसी पे हमारा चलता है रोजगार। हम 2 भाई है तो इसी पे काम करते हैं, कपड़े का ही काम करते हैं। बड़े परेशान है सर हम। ये असर करीबन उन लोगों पे भी पड़ा होगा जो यहाँ आते थे वगैरह, उन पे तो पूरा सारा असर पड़ गया है। रही बात बेरोजगारी की, करीबन 250 लड़के करीबन बेरोजगार इस वक्त हो गए हैं। हर दुकान पे 3 लड़के 4 लड़के होते थे, तो ऐसे करीबन 250 लड़के, ऊपर से बाकी जो एजेंसी वाले हमारे साथ काम करते थे वो भी इसमें इफेक्टेड हुए हैं। बेमना में बह रही नदी अक्सर यहां के बाशिंदों के लिए खतरा पैदा करती है और माजी में कई मरतबा इस नदी के बांध टूटे और लोग सैलाब से मुतासर हुए। गुज़िश्ता बरस भी यहां नदी का बांध टूटा और कई घर सैलाब की जद में आए थे। हालात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने इकदाम उठाया और बांधों की मरम्मत करना शुरू की, मगर मकामी लोगों का कहना है कि जिस तरह से काम होना था वैसा कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक तो काम सुस्त रफ्तारी से जारी है और साथ ही जहां कमजोरी है उसे अभी ठीक नहीं किया गया। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि अगर बारिश ज्यादा हुई तो नदी में पानी का बहाव बढ़ेगा और इनको खतरा लाहक हो सकता है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जब ये मामला मुतालिका हुकाम के सामने रखा तो इरिगेशन महकमे के AEE उमर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ही फीसद फंड्स वागुजार हुए और इन फंड्स की बुनियाद पर ही काम किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले वक्त में कमियां पूरी की जाएंगी। लास्ट दिसंबर में यहाँ पर ड्रेजिंग स्टार्ट हुई तो तब कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें एक तो ड्रेजिंग इनकम्प्लीट है। बंड में बहुत सारे जगहों पे अभी ड्रेजिंग पूरी नहीं हुई है। JCP इन्होंने लगाया, जो कनाल से हमने मिट्टी उठाई वही बंड पे रख दी। एक तो हमारा रोड डैमेज हुआ, रोड कुछ यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है रोड चलने में, बारिश थोड़ी गिरती है तो चलना बहुत मुश्किल होता है। यत गम गसन बड़ बखूबी यस वनकस रोजमर्रा ऑफिसर ये वन तम हिसाब गसन बंडन कम कहें तिकाज यत वोत पत्मो 2 रेतों पे कम चलान, मगर यम मंजबाग करान बंड, मंजबाग कुन जाए थवान अति। अस खदश बासान बेमनिस खुमा खासकर अंदर साइड अस बासान अगर यथ मज ज्यादा रूद पे तिकाज मौसम रूद टाइमस में। डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो हमारा अप्रूव नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ मीगर अमाउंट 10% ऑफ शेयर मिला है। हमारे चीफ इंजीनियर ने क्लियर डायरेक्शन दी जो वनरेबल स्पॉट है, वीक स्पॉट्स है, उनको अब रेस्टोर करें। हमने एक मीटिंग की जिसमें हमने देखा कि हम पॉसिबिलिटी कितना स्ट्रेच इसको एक्सटेंड करें ताकि ये जो बेमना एरिया ये फ्लड जोन से बच जाए। खबर पाकिस्तान से है। इक़्तिसादी बहरान का मनफी असर जिंदगी के तमाम शोबों पर दिखाई दे रहा है। इक़्तिसादी बहरान से एक जानिब अवाम गिरानी से परेशान और बेहाल है तो सियासी महाज पर भी वहां खींचतान कम नहीं। पाकिस्तान के इक़्तिसादी बहरान हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होता जा रहा है। अशिया ज़रूरिया, पेट्रोलियम मसनूआत, खुर्दोनोश की अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में आटा 130 रुपये से 150 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई है। इसी तरह कई शहरों में दूध की कीमत 200 रुपये लीटर तक जा पहुंची है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के रुपये डॉलर के मुकाबले में इंतहाई कम हो चुकी है और $1 के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 260 रुपये से तजावुज कर चुका है। IMF चीफ का कहना है कि IMF पाकिस्तान से 2 इक़दामात के लिए कह रहा है, जिसमें पहला अमीर तबके से टैक्सों की वसूली है, जबकि दूसरा सब्सिडी सिर्फ गरीबों को देना है। इनका मजीद कहना था कि IMF सिर्फ 2 चीज़ों पर जोर दे रहा है, जिसमें पहली चीज़ टैक्स के जरिए रेवेन्यू जमा करना है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो निजी सेक्टर हो या सरकारी, इनको मुल्क की मईशत चलाने के लिए हिस्सा डालना चाहिए। इनके मुताबिक दूसरी चीज़ सब्सिडी उस तबके को दी जानी चाहिए जिसको इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है।
हिंदुस्तानी फौज की मेडिकल टीम तुर्की में ऑपरेशन दोस्त मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आ गई है। टीम ने ऑपरेशन को कामयाब करार दिया। ख्याल रहे कि मेडिकल और रेस्क्यू टीम को तुर्की भेजा गया था। तुर्की के इस्कंदरून और हाते में हिंदुस्तानी फौज ने फील्ड अस्पताल के जरिए मेडिकल, सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड चलाकर काम किया। इसके साथ एक्सरे लैब और मेडिकल स्टोर भी कायम किया गया था। गांदरबल के रिजान इलाके में आसाम राइफल्स के जवान रिलीफ ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पीड़ित परिवारों को महफूज जगहों पर मुंतकिल कर रहा है। कल इस इलाके में लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें चंद मकान और गौखानों को नुकसान पहुंचा। इस वाकये में किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तब हम आपको ये बताते चलें कि यहां लैंडस्लाइड के बाद श्रीनगर सोनमर्ग रोड ब्लॉक हो गई और क्लियरेंस का काम जारी है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस साल हज को सस्ता करने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के कदम का खिताब किया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा कि इस साल हज करने वालों को तकरीबन 1 लाख रुपये कम अदा करने होंगे। इस साल जम्मू कश्मीर से 10,000 से ज्यादा आजमीन हज का मुकद्दस सफर करेंगे। पासपोर्ट या दीगर मसाइल का सामना कर रहे आजमीन श्रीनगर के हज दफ्तर पर राब्ता कर सकते हैं। सफीना बेग ने कहा कि 70 साल से जायद उम्र के आजमीन को हज के लिए तरजीह दी जाएगी, जबकि 45 साल की उम्र के खवातीन बगैर महरम के ग्रुप्स में हज कर सकती हैं। 4 खवातीन का ग्रुप बगैर महरम के हज का सफर कर सकता है। एक सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है वीआईपी कोटा है वो तो ख़त्म हो गया, ये सबसे बड़ी तब्दीली है। दूसरी तब्दीली है ये कि आम लोग जो हैं उनको मुश्किल होता था श्रीनगर आना, मतलब कुपवाड़ा हो गया, अनंतनाग हो गया, इवन जम्मू। अब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म जो है वो फ्री है। पहले 300 रुपया उनको फ़ीस भरनी पड़ती थी, प्रोसेसिंग फ़ीस। उससे मज़ीद ये है कि जो बड़ी चेंज मैंने देखी वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज किया हो लेकिन सपोज उसके स्पाउस ने ना किया हो, लेडीज़ की बात करनी हो, तो वो इन दैट केस जो है वो जा सकते हैं उनके साथ, महरम जा सकते हैं उनके साथ। आपके थ्रू मैं अपील करती हूँ कि मार्च जो है वो लास्ट डेट है, तो अभी से ऑनलाइन जो जाना चाहते हैं इस मुकद्दस सफ़र के लिए वो अपने फार्म भरें। और अगर किसी को पासपोर्ट में कोई इशू आता है तो हमारे ऑफिसर्स को यहाँ आके करें ताकि हम एक्सपेडाइट करें उनके इस मसले को, अगर इनके पासपोर्ट का कोई इशू है किसी जगह पर। तो अच्छी बात है अगर यहाँ सेंटर्स इनने खोले हैं, काउंसलिंग सेंटर्स, तो ये ईजी हो जाएगा लोगों को यहाँ से अंडरस्टैंड करने में। एंड इनने कुछ मैंने सुना है फॉर्म्स का भी जो फ़ी है वो डिडक्ट कर दिया। हाँ, वीआईपी कल्चर तो बहुत अच्छा है, ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज यहाँ रिलीजियस के पास कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, तो है ही नहीं। जब मरता है इंसान तो वहाँ कोई वीआईपी या कोई आम तो है नहीं। तो अच्छा है जब जो एक आम आदमी जा रहा है वैसे वीआईपी भी जाना चाहिए। हर एक अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि कम से कम एक बार हज करें। तो इस समय आज के जो दौर में जो गवर्नमेंट ने ये इसमें रिलैक्सेशन दी है तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। तो एक तो उन्होंने जो इसमें रिलैक्सेशन दी है रकम के हवाले से, पैसे के हवाले से, ये तो मोस्ट वेलकम है। उसके बाद जो और फैसिलिटीज़ हैं जो हम देखते हैं वहाँ सऊदी अरब में जो अदर कंट्रीज़ के लोगों को होती है, तो उनकी तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, कि विशाल देश है, यहाँ से भी लाखों की तादाद में ज़ायरीन। आगे बढ़ेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी सियाती मकाम गुलमर्ग के निजी दौरे पर थे। दोनों भाई बहन ने गुलमर्ग में बर्फ से ढकी चोटियों पर पहुंचकर कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हुए। राहुल गांधी गुज़िश्ता कई दिनों से गुलमर्ग में सिकी कर रहे थे, वहीं प्रियंका गांधी भी गुलमर्ग में अपने भाई के साथ सैर व तफरी कर रही थीं। दोनों ने सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े गंगडूरी में स्नो बाइक की खूब सवारी की। दोनों ने असखुद स्नो बाइक चलाई और काफ़ी देर तक इसकी सवारी की। वाज़ेह है कि गुलमर्ग स्नो बाइक एसोसिएशन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्नो बाइक की सवारी करने की दावत दी थी। इनकी दावत कबूल करते हुए राहुल गांधी और गांधी ने इन लोगों के साथ कई घंटे गुजारे और इन लोगों के साथ तबादला ख्याल भी किया। गुलमर्ग में काफी तादाद में लोग इन दोनों के साथ सेल्फी लेते हुए देखे गए। चंद रोज गुलमर्ग में गुजारने के बाद आज राहुल और प्रियंका गांधी वापस दिल्ली रवाना हो गए। कस्बा पामपोर से ताल्लुक रखने वाले 75 साल रिटायर्ड पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर सनाउल्लाह आहंगर ने अभी तक 9 किताबें तहरीर की हैं और वो मजीद किताबों पर काम कर रहे हैं।
मुसन्निफ ने अभी तक ज़ाफ़रान, औलिया कराम और कई मजहबी किताबें शामिल हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में तहरीर की हैं। सनाउल्लाह का कहना है कि नौजवान नस्ल किताब लिखने और पढ़ने से दूर है, जिसका मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने नौजवानों से किताबें तहरीर करने और मुताले का शौक पैदा करने की अपील की। ये किताब जो है इसमें मुनाजात है, हम्द व सना, यानी अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला से इल्तिजा करना, अल्लाह ताला से, क्योंकि सब जो है करने वाला, जो कुछ करने वाला है वो अल्लाह ताला है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद नात, नहीं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इनकी तारीफ खुदा खुद करता है, तो इस सबब से इसमें नात भी, यानी दूसरा पहलू जो है नात है। फिर उसके बाद मनकबत है। मनकबत की माना है बुजुर्गानी दीन जो हमारी कश्मीर में है। 2005 में मैंने ज़ाफ़रान से मुतल्लिक़ किताब लिखी है, लेकिन कश्मीरी ज़ुबान में। मैंने इसका इंग्लिश, अंग्रेज़ी और उर्दू वर्शन किया। लास्ट किताब जो लिखी है वो इसी का एक और मैंने मतलब हिस्सा लिखा है, उस्मानी खिलाफत और ममलिकती शाम। और अब जो है ये इन 18 सालों का ये लुब है, लेकिन असल में इन्हीं 18 सालों में ये किताब मैंने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मैंने तैयार की है। आज शादीपुरा सोनवारी में खवातीन के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर वीमेन हेल्पलाइन और महकमा सोशल वेलफेयर के पोषण प्रोजेक्ट के 5वें मरहले के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में खवातीन को मुश्किलात से निमटने, डिप्रेशन और जहनी तनाव को कम करने और इन पर घरेलू या जिस्मानी आपत्तियों का मुकाबला करने के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। बेदारी प्रोग्राम का मकसद खवातीन में बढ़ते खुदकुशी के वाक़यात को रोकने में खवातीन को जानकारी देना था और खवातीन के साथ हो रही घरेलू ज़्यादतियों के खिलाफ उठ खड़े होने में खवातीन की मदद करना था। प्रोग्राम में मकामी कम्युनिटी वर्कर, पंचायत राज मेंबरान वगैरह के साथ साथ मकामी खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहले के तहत नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा के शादीपुरा इलाके में फिर एक बार हमने यही दस्तक दी, यही आवाज़ दी, यही जागरूकता दे दी कि सहना नहीं है, बोलना सीखो। सुसाइड इज़ नॉट अ सल्यूशन। न इसकी इजाज़त कुरान देता है, देते हैं, इस्लाम देता है, न कानून देता है, न हम और आप देते हैं। और हमने यहाँ पे आज बताया कि जितनी भी अनगिनत अनलिमिटेड सुविधाएं हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के पास, माएँ बहनें उन सब स्कीमों का लाभ उठाए, फ़ायदा उठाए, चाहे ऑफलाइन मोड में चाहे ऑनलाइन मोड में। और आज हमने यहाँ पे एक प्लेज लिया कि लेट अस ऑरेंज द वर्ल्ड, लेट अस सॉलिडेरिटी विद दोज वुमेन एंड गर्ल्स जिन्होंने अपने आप को ख़त्म किया। और हमने आज यहाँ पे IEC भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये जो जागरूकता, ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा विद दिस मैसेज कि सहना नहीं है, बोलना सीखो। जम्मू यूनिवर्सिटी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ने सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज़ के ताउन से जम्मू यूनिवर्सिटी ने तालीमी इदारों में जिनसी हरासानी की रोकथाम पर एक लेक्चर का एहतमाम किया। प्रोफेसर विभूति पटेल, साबिक प्रोफेसर TISS ने इस मौजू पर लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि काम के माहौल और तालीमी इदारों में नए रहनुमा खतूत के तहत UGC की तरफ से वज़ा करदा कवानीन और हिदायत के नए तस्वुर को मुतारिफ कराया है। For a progressive society to make women comfortable at the workplace, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था। जो रिसोर्स पर्सन थी वो एक बहुत रिनाउंड एकेडमिशियन है और एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यंग बच्चे और यंग बच्चों को ये मौका मिला है ऐसे इशू पे सुनने का और अपने डाउट्स पूछने का। हम लोग चाहते थे कि एक किसी जो हमारे पास बेस्ट एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, उनको यहाँ लाके वी शुड टेल द स्टूडेंट्स कि उनके राइट्स क्या हैं, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट हम कहते हैं उसके अंडर क्या आता है, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। और एक मैसेज देना चाहते थे कि आपके इस इंस्टीट्यूशन में आपके पास टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, एक कमेटी है और कोई भी अगर आपका इशू है हम उसको एड्रेस करने के लिए रेडी हैं। अपने मुतालबात को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले पोषण अभियान से मुंसलिक खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में नारेबाजी की। उन्होंने सरकार पर इनके जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि सरकार की जानिब से इनके लिए मुरत्तब की गई रिटायरमेंट पॉलिसी इन्हें मंजूर नहीं है। इन खवातीन ने इन्हें पेंशन जुमरे में लाने का भी मुतालबा किया। जो पॉलिसी गवर्नर साहब ने किया है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को ज़बरदस्ती हम निकालेंगे डिपार्टमेंट
हम इसी के खिलाफ है और हम चाहते हैं जब ये यूटी सरकार है तो जो बाकी यूटी सरकारों अपने वर्करों हेल्परों को दे रहे हैं वो हमें भी मिलना चाहिए। और जो 2018 से 2024 तक जो हमारी लायबिलिटी है वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। हिसाब के लिए हमारे सामने कोई आ ही नहीं रहा है। जैसे यूटी में मतलब मिल रहा है वर्करों को, जैसे इनको सैलरी मिलती है हमें यहाँ पे नहीं मिलती है। पहला मसला ये भी है कि हमें अगर यूटी बना दिया गया तो हमारे साथ यूटी जैसा सलूक क्यों नहीं हो रहा है, हमारे साथ सौतेलापन जैसा व्यवहार क्यों होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे सरापा एहतजाज कर रहे हैं।